हेलो। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो जेईई मेन में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है और यदि आप जेईई मेन एस्पिरेंट हैं और आपने अभी तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करी है तो प्लीज़ आप उसे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे जेईई मेन 2021 में आए हुए हैं। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस वहां से उठा के जेईई मेन में डाले जा रहे हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो हमारे चैनल पे जो है सीबीएसई वाले सेक्शन में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीबीएसई के जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में वो वहाँ पे थ्योरी के सबसे लास्ट में जो वीडियोस हैं वो उनकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, तो आप उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ईएमआई में सबसे लास्ट के क्वेश्चंस में से आता है। एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए, एरोप्लेन ऐसा, ठीक, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है। ये एरोप्लेन के विंग्स हैं और ये एरोप्लेन की जो टेल है इस तरीके से, और इसकी स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है 180 किलोमीटर एन आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे 180 इंटू 5/18, तो ये बन जाएगा आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से जो है ये एरोप्लेन भाग रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, कि कोई भी लोकेशन है अर्थ पर उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये प्लेन जो है मूव करता है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एंगल ऑफ डिप दिया है आपको 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बीई, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं बीई का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला है वो होगा आपके पास बीई cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा दैट विल बी इक्वल टू बीई sin 60। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी इस एरोप्लेन की जो है इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस तरफ है। तो मैं कह सकता हूं ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ये कोई भी ईएमएफ इंड्यूस इस प्लेन के विंग्स के अक्रॉस नहीं कर पाएगा। और अब बचा आपके पास ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जिसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ और ये वेलोसिटी है इस तरफ। तो V क्रॉस V वाले फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि ये वाली जो टेल है ये लो पोटेंशियल पे होने वाली है, ये वाली जो विंग का ये वाला एंड है पॉजिटिव पोटेंशियल पे होने वाला है। इस तरीके से एक ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होने वाला है और उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो होने वाला है E इज इक्वल टू BV इंटू L। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू sin 60, इंटू स्पीड कितनी है 50, और लेंथ ऑफ विंग कितनी है 10 मीटर के बराबर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू √3/2 इंटू 500। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी विंग्स के अक्रॉस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़रूर चेक करें। हमारी जो प्लेलिस्ट है सीबीएसई के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो थ्योरी है और उनके एग्जाम्पल्स और जो उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे सॉल्व हो रखे हैं। आप ज़रूर उनको एक बार ज़रूर देखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये कंडक्टिंग बार है, ये वाली, ये मूव करती है v वेलोसिटी से इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इस पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बताना है कि करंट इसमें I1 जाता है, करंट I2 जाता है, तो उनकी डायरेक्शंस आपको बतानी है, किस डायरेक्शंस में I1 I2 फ्लो होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है यार कि ये कंडक्टिंग रॉड वेलोसिटी v से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं फॉर्मूले v क्रॉस b से देख सकता हूं कि ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो किस तरफ होने वाली है। वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, सो v क्रॉस b ये नीचे की तरफ ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे एक बैटरी जिसका ईएमएफ BVL के बराबर है इस तरीके से लगेगी। तो इस बैटरी की वजह से इस वाले सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है, I1 मान लेता हूं, और इस बैटरी की वजह से इस राइट वाले सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है I2। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि I1 जो है क्लॉकवाइज होगा, I2 एंटी क्लॉकवाइज होगा।
I1 इज क्लॉकवाइज एंड I2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो बी ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक लूप है और इसकी साइड जो है d के बराबर है, स्क्वायर लूप है, और ये पूरे रीजन में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी इसकी यदि v0 है तो आपको बताना है कि कितना EMF इस लूप में इंड्यूस होने वाला है। तो आप देखिए बेटा कि यहाँ पे ये वाली जो लूप की साइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बता सकता हूँ कितना होगा, B इज V0 x अपॉन d। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। यदि मैं इस पूरी लाइन की बात करूं, इस पूरे कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू 0, और हम ये जानते हैं कि यदि वेलोसिटी इस तरफ है तो इन दोनों रॉड्स में ही EMF इंड्यूस होने वाला है। इस रॉड में और इस रॉड में जो EMF है वो इंड्यूस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, बिकॉज इनकी जो विड्थ है, ये वाली जो डायमेंशन है वो बहुत छोटी है, तो इसलिए इसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होने वाला है, इसमें और इसमें। तो बस आपका काम हो गया। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिर्फ इस वाली रॉड में हमें EMF इंड्यूस देखने को मिलेगा, और उस EMF की वैल्यू होने वाली है BVL के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B0 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जो है ये अल्फा है बेटा, ये d बाय अल्फा, और इंटू वेलोसिटी है v, और लेंथ कितनी है d के बराबर। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं B0 v d स्क्वायर बाय अल्फा। ये EMF इंड्यूस जो है आपको मिलने वाला है, चेक कर लीजिए, V0 इंटू V0 इंटू B इंटू डी स्क्वायर, ये d स्क्वायर है डिवाइडेड बाय अल्फा, डी ऑप्शन जो है मैच खा रहा है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि एक इलिप्टिकल लूप है, इलिप्टिकल लूप है इस तरीके से, इसका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लूप को घुमाया जा रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से लूप को जो है गोल गोल घुमाया जा रहा है। आपको बताना ये है कि एवरेज पावर लॉस कितना होगा ड्यू टू जूल हीटिंग, कितना पावर का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ड्यू टू जूल हीटिंग। तो पहले हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि यदि ये लूप ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसको चीर रहा है, तो जैसे ही ये एंगल थीटा टर्न हो जाएगा तो मैं फ्लक्स किसी जनरल टाइम पर लिख सकता हूं इस लूप के लिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल टू t, जो लूप में से फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, एरिया जो जिस एरिया से फ्लक्स यहां पे पास हो रहा है इफेक्टिवली, वो मैं लिख सकता हूं कितना होगा a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, इतना फ्लक्स वहां से पास हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू b के बराबर है। अच्छा, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो आपको करंट यहाँ EMF यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस ऑफ d∅ बाई dt इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन दिस सर्किट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos, और cos का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा sin ओमेगा t, और यहाँ पे आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको मिलने वाला है EMF इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट। किसी टाइम t पर EMF आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप करंट भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप v स्क्वायर बाय आर से पावर भी निकाल सकते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर हम पावर यदि निकालना चाहें तो पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर या e स्क्वायर बाय आर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाय आर। ये एवरेज पावर है जी, सॉरी ये इंस्टेंटेनियस पावर है t इज इक्वल टू t। यदि आपको एवरेज निकालना है तो दोनों तरफ आप एवरेज का साइन लगाइए कि यहाँ पे एवरेज पावर का मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी है तो कांस्टेंट है, तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर बाय आर, और साइन स्क्वायर का एवरेज इन वन साइकिल कितना होता है, हाफ होता है। ये सब जानती हैं कि साइन का एवरेज 0, कॉस का एवरेज 0, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। तो ये आपको आंसर जो है मिल जाएगा। यहाँ पे जो एरिया है बेटा, एरिया को आप पाई ए बी लिखना ना भूलें। पाई इंटू सेमी माइनर एक्सिस इंटू सेमी मेजर एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एरिया आपको बताता है। एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है
कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में एग्जिस्ट करता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर लूप है मेड आउट ऑफ एन अ मेटल वायर, और वायर का डायमीटर दिया है, वायर की टोटल लेंथ दी है, स्क्वायर शेप का लूप बनाया है इस वायर से। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ चेंज होता है इस रेट से, और आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बतानी है कितनी होने वाली है इस लूप में। सवाल है काफ़ी आसान सा दिख रहा है, काफ़ी साधारण सा सवाल है। तो एक स्क्वायर लूप आप यहाँ पे बना दीजिए, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर की जो साइड है आपको दिया हुआ है, टोटल लेंथ 30 है, तो मैं कह सकता हूँ 7.5 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर इससे बनने वाला है। इसकी मोटाई जो है, जो इस वायर ये जो लूप जिस वायर से बना है उस वायर की मोटाई आपको क्वेश्चन में दे रखी है, किसके बराबर है? इसकी मोटाई है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर क्यों दी है मोटाई? ये रेजिस्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करने से रो एल बाय ए से आपको ये इसका रेजिस्टेंस जो है प्राप्त होने वाला है। लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर पार हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इसके द्वारा, इस लूप के द्वारा जो फ्लक्स होने वाला है फाई, वो मैं लिख सकता हूँ B इंटू ए। यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है बिकॉज कोई लूप का मूवमेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खुद उसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डी फाई बाई डी टी जो है, डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ए इंटू डी बी बाय डी टी। डी बी बाई डी टी इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, एरिया जो है इसका कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो गया एरिया। और dV बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 0.032 टेस्ला पर सेकंड आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको पता चल जाएगी यदि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रो एल बाय ए से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट की वैल्यू भी प्राप्त हो जाने वाली है। अब करंट, अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि रेजिस्टिविटी आपको क्वेश्चन में दी है, इस वायर की पूरी लेंथ दैट इज 30 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एरिया भी आप निकाल सकते हैं कि डायमीटर दिया है, सो पाई इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इससे आप निकाल सकते हैं एरिया। और आपको ध्यान रखना ये है कि सारी क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट्स में रखना है। मिलीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आपको मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई करके मीटर में बदलना है, तब जाके आपका सही आंसर आ पाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि एक लूप है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको बताना है कि जो फ्लक्स है वो कितना निकल रहा होगा। तो यदि आप ध्यान देंगे और इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का लूप आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। कुछ इस तरीके का जो लूप है यहाँ पे आपको मिलता है इस तरीके से, दिस कि लूप का जो एक पार्ट है वो ऐसे है और एक पार्ट जो है वो z एक्सिस की तरीके से है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बना के, ठीक, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए एक आपके पास स्क्वायर लूप है, 5 सेंटीमीटर साइड है उसकी, 5 सेंटीमीटर इस तरीके से, और उसका एक पार्ट जो है मैं खोल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है लूप बनाए हुए हैं इन 6 पॉइंट्स की मदद से, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक, समझ गए कि एक फेस जो है वो सामने की तरफ है और एक फेस जो है वो आपके YZ एक्सिस, YZ प्लेन में है। ठीक है, समझ गए इसमें। अब ये तो हो गया लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप। सो 3i कैप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से जा रहा होगा, और 4k कैप जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से z एक्सिस की तरफ जो है आ रहा होगा, 3i कैप और 4j कैप। अब आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज 3i कैप टेस्ला, उसकी वजह से फ्लक्स सिर्फ इतने पार्ट का ही आप लिखेंगे। इस वाले पार्ट में से कोई भी फ्लक्स जो है पास नहीं होगा बिकॉज कोई भी फील्ड लाइंस यहाँ से पास नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्लक्स थ्रू दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स कितना होगा 3 इंटू ये आपके पास है 5 और 5 25 प्लस, अब जो आपके पास z कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वजह से आप देख सकते हैं इस पूरे रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बट इस वाले रीजन में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नहीं निकल पा रही हैं। तो इसका मतलब ये वाला एरिया से Z कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फ्लक्स नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना है 25। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 75 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 175। 175 आपको मैग्नीट्यूड का फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बहुत ही लंबी सोलेनॉइड है जिसका रेडियस r है और उसमें करंट इस तरीके से वेरी कर रहा है और आपको दिया हुआ है कि उसके पॉजिटिव मानना है, आपको काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है और एक 2r रेडियस का एक कंडक्टिंग कॉइल जो है वो इसके एक्सिस पर रखा हुआ है बीच में और आपको बताना है कि इस रिंग के अंदर, इस कंडक्टिंग लूप के अंदर जो करंट वेरी होगा वो इस किस ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं। तो एक तरीका तो इसको करने का ये है कि मैं यहाँ पे सोलेनॉइड ड्रॉ कर दूँ। सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई की तरीके से वेरी करता है और यहाँ पे म्यू नॉट एन आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, के टी ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी। क्या लिखेंगे, के टी ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी। इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा उस सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर यदि यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है 2r रेडियस की तो उसका इतना वाला पार्ट ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक्सपोज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स लिख सकता हूँ। फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर के टी ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी। के टी ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी इस तरीके से वेरी करेगा फ्लक्स और मैं निकाल सकता हूं कि EMF E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी जो है लिखने वाले हैं और ये आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर के टी का डिफरेंशिएशन 1 ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी एज इट इज प्लस टी एज इट इज रहेगा ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी आपको मिलने वाला है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा करंट। ठीक, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू पता चल जाती है। करंट इन द लूप इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर के और ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी नीचे डिवाइडेड बाय ओम रेजिस्टेंस और ये मिलेगा आपको 1 माइनस अल्फा टी के बराबर। तो आप पहले ये देखिए कि इस ग्राफ में t बराबर 0 यदि रख देते हैं तो कौन सी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो यदि यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली जो टर्म है ये 1 आपको मिलने वाली है, ये आपको मिलेगा 1 के बराबर और ये आपको ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आगे माइनस लगाए तो यानी कि t बराबर 0 पे नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। देखिए कौन से ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है जहां पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ये आप जो है पता चल जाएगा आपको। और आगे क्या कर सकते हैं इसमें कि इस ग्राफ का मैक्सिमा मिनिमा आप देखिए कि मैक्सिमा और मिनिमा आपको कहां पे मिलने वाला है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डी आई बाई डी टी निकालेंगे। डी आई बाई डी टी जो है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तब आप देखेंगे कि कहाँ पर इसका मैक्सिमा और कहाँ पे इसका मिनिमा मिल रहा है। तब आपको मैक्सिमा मिनिमा से और आइडिया लगेगा कि कैसे आपका ग्राफ आने वाला है। एक तरीका तो है ये इसका। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपने मैथ्स में ये वाला फंक्शन जो है पढ़ रखा है, ये वाला फंक्शन यदि पढ़ रखा है के टी ई रेस टू दी पावर माइनस अल्फा टी यानी कि एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो करंट की वैल्यू है इन द सोलेनॉइड पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। करंट जो है पहले इंक्रीज होता है और फिर करंट जो है डिक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि करंट जब इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले आपकी रिंग में इस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा ही आएगा। तो जब सोलेनॉइड में करंट बढ़ता है तो हमारी रिंग में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है फ्लो होगा। ये अब बेटा बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हमारा जो रिंग के अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। ठीक,
तो इसलिए हमारे ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, तो वो ऑप्शन है ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ समझिए कि करंट जो सोलेनॉइड में है वो डिक्रीज हो रहा है। किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है कि उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है। दिस वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग एंड इट इज स्टिल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि अब रिंग जो है उसमें इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होगा जिससे वो इसमें चेंज का अपोज कर सके। तो रिंग के अंदर अब क्या होता है कि इस तरह का जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा था, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घटने लगता है, या कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब बढ़ने लगेगा, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो अप जाने वाला है अब। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही ग्राफ है और दूसरे ग्राफ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। वैसे तो पहले पॉइंट से पता चल जाता है कि पहले जो है रिंग के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो करंट की वैल्यू निगेटिव होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कंडक्टिंग मेटल है और सर्कुलर लूप रेडियस आर उसमें रखा गया है। अच्छा, सर्कुलर रेडियस सर्कुलर शेप का है, रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आपको बताना है कि हीट कितनी जनरेट होगी लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत समय के बाद कितनी हीट जो है यहाँ पे जनरेट आपको होने वाली है, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक लूप है साहब, लूप के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। आप क्या करें, तो यहाँ से फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। और आप क्या करें, इसमें इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे 1 बाय आर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा। तो करंट की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से बी नॉट, और यहाँ पे 1 बाई टाउ मिलेगा, माइनस माइनस हट जाएंगे सब, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मिलेगा, और ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई टाउ अमर रहेगा, और नीचे मिलेगा आपको रेजिस्टेंस का आर। ये आपको मिलने वाला है करंट की वैल्यू। दोबारा चेक कर लेते हैं, बी नॉट पाई आर स्क्वायर एज इट इज, ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई टाउ से माइनस 1 बाई टाउ बाहर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई टाउ नीचे और रेजिस्टेंस नीचे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर डी टी। तो यहाँ पे आप किसी छोटे से टाइम इंटरवल में बता सकते हैं कि आई स्क्वायर आर डी टी जो है हीट फ्लो होती है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो आपको टोटल हीट की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, या आपको मिलेगा बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय टाउ स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से इनफाइनाइट तक। ये इंटीग्रेट करना आना चाहिए अब, है ना, अब बड़े हो गए हो आप, इसको सॉल्व करना आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे ये वाली जो टर्म है बताया, ये वाली जो टर्म है ये आती है 1 के बराबर, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है उससे 2 जो है आपका नीचे आ जाएगा, तो नीचे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे r से r कट जाएगा, तो 2 टाउ, और टाउ जो है, टाउ कट रहा है क्या, तो टाउ हमने नीचे लगा दिया है, तो स्क्वायर कैसे कर दिया, अच्छा स्क्वायर यहाँ से हो गया, तो ये डिवाइड होगा 1 अपॉन टाउ, तो एक टाउ भी कट जाएगा, तो नीचे 2 टाउ r के बराबर आपकी कंडीशन जो है आनी चाहिए। तो ए और बी में से ही सही होगा ऑप्शन, और चेक कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किस तरीके से वेरी होगा। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं इक्वेशन दैट इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। यहाँ पे मैक्सवेल्स की इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्मॉल आर रेडियस का एक लूप बनाता हूँ, स्मॉल आर रेडियस का लूप बनाता हूं, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होने वाली है। सो ईडीएल 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 ईडीएल, तो यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल लेफ्ट वाला बन जाएगा E इंटू 2 पाई आर। और इस लूप के अंदर से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसका चेंज होने का रेट हमें लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं डी ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये फ्लक्स पास हो रहा है इस वाले रीजन से, इंटू डी टी। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो रेट जो है वो कांस्टेंट रेट है, यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट रेट के साथ मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप b को अंदर रखेंगे, पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू पाई से पाई गया आर स्क्वायर, यहाँ पे r ही बचा है, सिर्फ एक r बचा है, r बाई 2 डी वी बाई डी टी, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली
वेरिंग ऑन दिस रेडियस आर। तो यहाँ पे पहले हमें इनसाइड पॉइंट्स के लिए लीनियर रिलेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब में लीनियर रिलेशन है 0 से कैपिटल आर के लिए। अब हम आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो देखिए किस तरीके से करेंगे कि एक बाहर आप एक लूप बना लीजिए, ऑफ कोर्स अगेन रेडियस स्मॉल आर का, और यहाँ पे ये इक्वेशन लिखने वाले हैं E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू D इंटू फ्लक्स, फ्लक्स कितना है V इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इतने बड़े लूप में से भी सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है वो एक्सपोज्ड है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर ही लिखने वाले हैं बाई dt। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को आप ले लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर dv बाई dt, और यहाँ पे आपको मिलेगा b इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से आपको E इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है आर स्क्वायर बाई 2r इंटू dv बाई dt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल आर। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जो है रिलेशन आपको मिलने वाला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और आपको सब चीज़ दी हुई है, कनेक्टर है, सिंपल स्लाइडर है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और पूछा क्या है कि इंड्यूस्ड करंट बताना है एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन। इंड्यूस्ड करंट बताना है कितना होगा। तो भाई यहाँ देख सकते हैं कि ये इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस वायर की वजह से है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे EMF जो इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू BVL। और यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, 2i बाई आर, इसमें करंट, इसमें करंट, इस वाला करंट अलग है, इनटू v इंटू एल बाय आर। तो भाई यहाँ पे आप ये स्मॉल आर है, सॉरी ये स्मॉल आर है, मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में स्मॉल आर आएगा, और ये करंट जो है बेटा ये इस वायर के अंदर करंट है, इस लूप के अंदर करंट नहीं है, तो v इंटू एल। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आर, और यहाँ पे आ जाएगा आपको IVL, म्यू नॉट IVL अपॉन 2 पाई आर आर। डी ऑप्शन जो है सही बैठ रहा है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ये एक गंदा सा दिखने वाला सर्किट है, और साफ साफ देख सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है वो भी। तो कुछ भी हो, ये वाला रेजिस्टेंस खराब है, बिकॉज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा है कि हम इस वाले लूप को मूव करवाते हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड से। अब ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा, तो ये वाला लूप भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा। ये वाला लूप मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज्ड है, तो मैं कह सकता हूं इस वाले वायर में जो है EMF इंड्यूस होने वाला है। डायरेक्शन एक बार देख लीजिए कि वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, सो हमें देखना है V क्रॉस B जो है, V क्रॉस B, वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सो V क्रॉस B जो है नीचे की तरफ इसमें EMF इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके से, और उस EMF इंड्यूस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाली है, BVL के बराबर। अब यही EMF की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये सब आपस में पैरेलल में। सो 2 और 2 4, 1 और 1 2, 4 और 2 आपस में पैरेलल में लगे हैं, तो कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 और 4, 4 दूनी 8, 8/6, तो यहाँ से 4/3 आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 1.7 ओम दिया हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूँ कितना होगा, 4/3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.33, और यहाँ पे प्लस कितना है 1.7, तो ये हो जाएगा लगभग 3 ओम के आसपास रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, करंट हो जाएगा आपके पास BVL डिवाइडेड बाय 3 ओम। सारी यूनिट्स के साथ, सही यूनिट्स के साथ वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 166, 164 के आसपास आंसर आता है। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन बी आप टिक कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें दिया हुआ है कि एक आपके पास रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है और एक स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है। अब स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया जाता है। अब ये एसएचएम करती है तो ये मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव करेगी तो ये आगे और पीछे जाएगी। फ्लक्स यानी कि सर्किट के थ्रू कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती रहती है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से इसके अंदर ILB के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये भी पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में डोलता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इसके ऊपर बेचारे के ऊपर ILB के बराबर फोर्स भी लगता है। बताओ क्या करें। अब आपसे पूछा गया है कि इसका एम्पलीट्यूड पाया गया टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो आपको बताना है कि कितने चक्करों के बाद इसका एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के बराबर रह जाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे टाइम, आपसे नंबर ऑफ साइकिल्स पूछी गई हैं, नंबर ऑफ चक्कर पूछे गए हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ते हैं तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 2π√m/k। आसान है, 2π√m। मास कितना दिया हुआ है साहब इसका? मास ढूंढिए कहाँ है। मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम यानी कि 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय k। k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 और 10⁻⁻1, सो 2π/√10 आपको ये मिलने वाला है। और इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो 2 सेकंड के बराबर आपको मिलती है। लगभग 2 सेकंड है। देखो यार ये 3.14 है, ये × 2 करेंगे और इसकी वैल्यू भी लगभग इतनी होती है, √10 की वैल्यू है ना, तो ये 2 बार जो है लगभग कट जाएगा आपस में, 1.96 के आसपास आता है। 2 सेकंड आपको टाइम पीरियड मिल गया। अब जो मैंने आपको फोर्स बताया था ILB के बराबर, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें EMF इंड्यूस होगा किसके बराबर? BVL के बराबर। इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा? BVL/R के बराबर। और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F = ILB। तो फोर्स आपको मिलेगा BVL × L × B और डिवाइडेड बाय R। सो ये L² B² V/R, इसके बराबर फोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और आप इस फोर्स को कंपेयर करें कि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है। ये वाला जो फोर्स है ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कि यानी जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। अब इस सिचुएशन को आप कंपेयर कीजिए डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो सिचुएशन थी, कि हमारे पास एक फोर्स था जो स्प्रिंग की वजह से था और जो उसको SHM करा रहा था, और एक फोर्स था हमारे एक डैम्पिंग मीडियम की वजह से जो उसके एम्पलीट्यूड को कम करता जा रहा था, और वो फोर्स जो था वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी वही बन रही है। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता था। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स होता था, डैम्पिंग फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता था वेलोसिटी के, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लिखते थे B × V। ये हमारा डैम्पिंग फोर्स हुआ करता था वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फोर्स यहाँ पे आ रहा है B² L² × B डिवाइडेड बाय R। ये हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है और ये हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन था वो होता था एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू A0 e⁻⁻b²/2m। और ऐसे यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड जो है हमारी जो रॉड के मूवमेंट का वो कम होगा इसी तरीके से A0 e⁻⁻b²/2m। तो ये बन जाएगा B² L² का स्क्वायर। B² नहीं था वहाँ पे, B/2m था, सिर्फ B/2m था, याद आया मुझे अभी, B/2m स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय 2m। इस तरीके से काम होगा। यहाँ पे t भी है, यहाँ पे t भी है, ठीक है। -b/2m × t -b/2m × t इस तरीके से वेरी करेगा। हमें बताना है कि कितने समय के बाद एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि t0 समय के बाद हमारा एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाता है। A0 से A0 चला गया, इसको आप
उल्टा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2mr इंटू टी। ये पावर 1 है, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 1 होना चाहिए, तो इसको 1 के बराबर कर देंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 2mr इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा टाइम इज इक्वल टू 2mr डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, तो सारी वैल्यू जो है आप पुट कर देंगे, आपको टाइम जो है मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, आपको लेंथ दी हुई है, सबको ऐसा यूनिट्स में रखना, आंसर आ जाएगा। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है कि एक L लेंथ की एक रॉड है और उसको कनेक्ट किया जाता है एक 2L लेंथ की रस्सी से। तो आपको बताना है कि जब इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जाता है तो इस रॉड के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है वो कितना होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने एक सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि एक रॉड है और रॉड को यदि ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये पढ़ा है सबने, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तब मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, Q V क्रॉस B इस तरीके से, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे कि ये वाला जो एंड है सेंटर की तरफ ये ज़्यादा पोटेंशियल पे रहता है और ये कम पोटेंशियल पे रहता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन रही है कि एक एंड ज़्यादा पोटेंशियल पे है, एक एंड कम पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो 3L लेंथ का है और मैं यहाँ पे पॉइंट्स मान लेता हूँ। इसको कह देता हूँ पॉइंट O, इसको कह देता हूँ पॉइंट A, इसको कह देता हूँ पॉइंट B। तो मैं पॉइंट O और B की बात कर रहा हूँ एक साथ। पॉइंट O और B के बीच में जो लेंथ है वो 3L के बराबर है। तो यहाँ पे मैं VO माइनस VB लिख सकता हूँ। VO माइनस VB इज इक्वल्स टू B ओमेगा 3L स्क्वायर बाई 2। और अब की बार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक OA पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं OA पार्ट को के ऊपर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, O और A लेंथ है कितनी 2L के बराबर, सो VO माइनस VA इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं B ओमेगा 2L का स्क्वायर बाई 2। यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यदि सब्ट्रैक्ट आप इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे तो यहाँ पे माइनस V0 प्लस VA, तो यहाँ पे आप V0 से V0 उठ जाएगा, आपको मिलने वाला है यहाँ पे VA माइनस VB, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये 9/2 है, ये 4/2 है, तो ये 5/2 B ओमेगा एल स्क्वायर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये क्योंकि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं हिंज और सबसे लास्ट वाले एंड के बीच में, इसलिए हमें यदि यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना है तो हमें दो इक्वेशंस लिखनी होंगी, हिंज के और इस पॉइंट के साथ, हिंज की और इस पॉइंट के साथ, और दोनों में हमें उनको माइनस करना होगा, तब जाके हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। दैट इज 5/2 B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।